हेलो दोस्तों, वाई जी के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम अपने एक नए वीडियो के साथ आए हैं। और हमारे नए वीडियो का नाम है मुगल वंश 1526 से 1507 तक। और आज हम पढ़ेंगे केवल बाबर के बारे में। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो सीरीज़ वाइज चलेगा, जिसमें हम पूरा मुगल वंश समाप्त करेंगे। उसके बाद उत्तर मुगल काल, फिर भारत में अंग्रेज़ों का और यूरोपियन कंपनियों का आगमन कराएंगे। उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम, और उसके बाद हम भारत को स्वतंत्र कराएंगे। तो इस सीरीज में आज ये पहला वीडियो है मुगल वंश का, और उसमें हम बाबर के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बाबर के बारे में। तो जो ये बाबर था, तो ये बाबर मुग़लों के तुर्की के चगताई शाखा से थे। तो जो बाबर थे, ये तुर्की के चगताई शाखा से थे। और जो इसका संस्थापक माना जाता है, उसका पूरा नाम, बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। ठीक है। और बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा था। ये तैमूर वंश के, मतलब तैमूर के वंशज थे। और माता का नाम कुतलुक निगार खानम था, जो मंगोल के वंशज थे। यानी दोनों ही एक लड़ाकू योद्धा या फिर एक राजघराने से संबंध रखते थे। और जो बाबर का जन्म है 14 फरवरी के दिन 1483 में हुआ। 14 फरवरी वैलेंटाइन डे, इसलिए याद करने में आपको आसानी होगी। तो ध्यान रखिए, बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 में हुआ। और किस स्थान पर हुआ था? वो था फरगना। यानी जो बाबर के पिता थे उमर शेख मिर्ज़ा, वो फरगने के उस समय शासक थे। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 1494 में 1494 में बाबर के पिता की मृत्यु हो गई। ठीक है। और उनकी मृत्यु के बाद उस समय जो बाबर थे वो मात्र 12 वर्ष के थे, और उस समय वो फरगने के शासक बने। ठीक है। फरगने के शासक बनते ही उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षाओं, जो उनकी भावना थी महत्वाकांक्षाओं को अपना राज्य बढ़ाने की, उसका विस्तार करने की, वो स्पष्ट दिखी। कब? कि 1994 में आते ही उन्होंने समरकंद को जीतने का प्रयास किया। ठीक है। परंतु वह असफल रहे। फिर उसके बाद 1497 में उन्होंने फिर समरकंद को जीतने का प्रयास किया, और इस बार वो जीत गए। पर 100 दिनों से ज़्यादा वह उस पर कब्जा नहीं जमा सके। और उसके कुछ ही 3-4 साल बाद ही 1501 में उन्होंने फिर से पूरी शक्ति के साथ समरकंद को जीता। पर मात्र 8 महीने बाद ही वे उसे वापस खो बैठे। ठीक है। इसके बाद 1504 में बाबर ने काबुल और गजनी पर आक्रमण किया, और उसको सफलतापूर्वक जीत लिया, और उसको फरगने में मिला लिया। यानी काबुल, गजनी और फरगना अब बाबर का क्षेत्र हो चुका था। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। इन राज्यों को जीतने के बाद बाबर का आत्मविश्वास और बढ़ गया, और उसके जो राज्य व्यवस्था में एक परिपक्वता आ गई। और उसके बाद उसने 1507 में उसने बादशाह की उपाधि धारण की। ठीक है। और 1511 में उसने एक बार फिर समरकंद पर आक्रमण किया, परंतु 1512 में वह फिर उसे खो बैठा। ठीक है। मध्य एशिया और समरकंद में असफलता के बाद बाबर भारत की ओर बढ़ा। तो जो भारत का स्थान था वो इस जगह था, और फरगना का जो क्षेत्र था वो इस जगह था, और समरकंद इस जगह था। ठीक है। तो बाबर हमेशा इधर अपना युद्ध शक्ति को अब ट्राई कर रहा था। ठीक है। पर इस बार बाबर ने क्या किया? अपनी जो युद्ध शक्ति थी वो भारत की ओर लगाई। तो अब देखते हैं कि वह भारत की ओर कैसे बढ़ा। बाबर का भारत पर आक्रमण 1519 में बाबर ने बाजोर और भेरा के क्षेत्र को जीता, जो भारत के समीप था। और उसके बाद 1519 में ही उसने पेशावर को जीता। 1520 में उसने बाजोर और भेरा से लेकर पंजाब के सियालकोट तक अपना राज्य स्थापित कर लिया। ठीक है। 1524 में उसने लाहौर सहित पंजाब के अधिकांश भाग को जीत लिया। यानी बाबर अब भारत की सीमा पर आ पहुंचा था। अब उसका जो दूसरी प्लानिंग थी, अब थी दिल्ली को जीतना। ठीक है। उस समय दिल्ली पर लोधी वंश का राज्य चल रहा था, और उस समय जो राजा थे वो थे महमूद इब्राहिम लोधी। ठीक है। तो उन्होंने इसमें पानीपत का युद्ध लड़ा, और 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का युद्ध हुआ बाबर और दिल्ली के सल्तनत के शासक इब्राहिम लोदी के बीच। ठीक है। इस युद्ध में बाबर ने अपनी युद्ध कौशल दिखाया, और पहली बार
प्रथम बार बाबर ने तोप खानों का प्रयोग किया और तुलकमा युद्ध नीति जो कि उसने उज़्बेकों से सीखी थी उसका प्रयोग किया। तोप सजाने की उस्मानी विधि का प्रयोग किया और उसके तोप संचालन किया वो उनका नाम था उस्ताद अली कुली, और जो बंदूकधारियों का नेतृत्व किया उनका नाम था उस्ताद मुस्तफ़ा। तो इन दोनों ने अपना काम बहुत बखूबी से किया और इस युद्ध को बाबर सफलतापूर्वक जीत लिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसके पश्चात इसके पश्चात बाबर ने 1526 में स्वयं को भारत का बादशाह घोषित कर दिया और मुगल वंश की नींव रखी दिल्ली में। ठीक है, युद्ध के पश्चात बाबर की उदारता के कारण लोगों ने उसे कलंदर की उपाधि दी, परंतु बाबर का कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ था। बाबर के बहुत से जो विद्रोही थे वह उसके पड़ोस में ही थे, यानी दिल्ली के पास में राजस्थान का क्षेत्र था। उसके बाद यहाँ पर मालवा और बुंदेलखंड का क्षेत्र था और यहाँ पर अब बिहार और बंगाल के क्षेत्र में अब भी अफ़गान राज कर रहे थे। तो राजस्थान का क्षेत्र था, वहाँ पर थे राजपूत, और उसमें से सबसे ज़्यादा जो शक्तिशाली थे वो थे राणा सांगा। ठीक है, तो पहले हम उनके बारे में पढ़ते हैं। बाबर को राणा सांगा के साथ खानवा का युद्ध करना पड़ा। ठीक है, इसमें राणा सांगा पराजित हो गए, परंतु इससे कुछ दिन पहले जब ये खानवा का युद्ध हुआ था उससे कुछ दिन पहले ही बाबर के साथ राणा सांगा का बयाना का युद्ध हुआ था। और इसमें राणा सांगा ने बाबर को हरा दिया था, परंतु उन्हें जिंदा छोड़ दिया। यानी बयाना के युद्ध में अगर राणा सांगा बाबर को मृत्युदंड दे देता या जान से मार देता तो शायद मुग़ल भारत में कदम ही नहीं रख पाते या मुग़ल अपनी सत्ता भारत में जमा ही नहीं पाते, पर सांगा ने उन्हें जिंदा छोड़ दिया। उसके जस्ट एक महीने बाद खानवा के युद्ध में बाबर ने अपनी दुगनी शक्ति से वापस से सांगा पर आक्रमण किया। उसने किया क्या, उसने अपने सैनिकों को अति उत्साहित कर दिया। उसने उस युद्ध को यानी खानवा के युद्ध को जिहाद का नारा दिया, यानी इस्लाम की रक्षा के लिए धर्म युद्ध का नारा दिया, शराब छोड़ने का नारा दिया। उसने वचन लिया कि वह इस युद्ध को जीत जाएगा तो शराब छोड़ देगा। इस तरह उसने अपने जो सैनिक थे उनको बहुत उत्साहित कर दिया और उसने उनके दम पर ये खानवा का जो युद्ध 1527 में हुआ उसको जीत लिया। ठीक है, उसके बाद उसने गाजी की उपाधि धारण की। गाजी यानी काफिरों को मारने वाला। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। चंदेरी का युद्ध। राजपूत राज्य को जीतने के बाद बाबर बुंदेलखंड और मालवा क्षेत्र पर अपनी नज़रें जमाए हुए था। उसी में वहाँ की सीमा पर एक राज्य था जिसका नाम था चंदेरी, और ये बहुत ही व्यापारिक और राजनीतिक केंद्र था। बाबर ने मेदिनी राय जो चंदेरी के राजा थे उनसे युद्ध किया। इन मेदिनी राय ने राणा सांगा खानवा के युद्ध में राणा सांगा की बहुत मदद की थी, तो इनके साथ इन्होंने युद्ध किया। इन्होंने चंदेरी के युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय को हरा दिया और अब इनकी दो पुत्रियों को अपने पुत्र हुमायूं और कामरान को भेंट कर दिया, और इस तरह बाबर ने चंदेरी का युद्ध जीत लिया और चंदेरी क्षेत्र भी बाबर के कब्जे में आ गया। घाघरा का युद्ध। घाघरा के युद्ध 1529। घाघरा के युद्ध में बाबर ने अफ़गानी शासक मोहम्मद लोदी को पराजित किया और ये बाबर का अंतिम युद्ध था, और 26 दिसंबर 1930 में बाबर की मृत्यु हो गई। जो उसका शव था आगरा के आराम बाग में दफनाया गया और बाद में काबुल में दफनाया गया। बाबर ने एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम था तुजुक-ए-बाबरी, जो कि तुर्की भाषा में थी। पाइस्ता खां और अब्दुल रहीम खान खाना ने इसका अनुवाद फ़ारसी भाषा में किया। आर्स्कीन व लिडेन ने इसका अंग्रेज़ी भाषा में अनुवाद किया और पावेद दी कार्तले ने इसका फ्रांसीसी भाषा में अनुवाद किया। तुजुक-ए-बाबरी या बाबरनामा में
भारत के तात्कालिक भारत की जानकारियाँ मिलती हैं। ठीक है, इस पुस्तक में 2 राजाओं के बारे में कहा गया, 2 राजाओं का उल्लेख किया गया, जिसमें से पहला कृष्णदेव राय थे जो विजयनगर साम्राज्य के राजा थे, और दूसरा राणा सांगा थे जिनको पराक्रम, साहस और पराक्रम के लिए इन्होंने उनकी तारीफ़ की है इस पुस्तक में। और इन्होंने 5 मुस्लिम राज्यों का भी उल्लेख किया है, दिल्ली, गुजरात, मालवा, बहमनी और बंगाल। इन 5 राज्यों का उल्लेख जो कि मुस्लिम राज्य थे, इन्होंने अपनी उस पुस्तक बाबरनामा में किया है। इस पुस्तक में भारत की आर्थिक स्थिति का उल्लेख किया है और भारत में भारत को कारीगरों का देश बताया गया है। ठीक है, इसके साथ ही इस पुस्तक में लिखा गया है कि भारत में आम को फलों का राजा माना जाता है, तो इन्होंने लिखा है कि आम को फलों का राजा बताया। गंगा नदी के स्नान को इन्होंने पवित्र बताया। और बाबरनामा में इन्होंने भारत के 3 अभिशाप के बारे में बात करी, जो थी लू, गर्मी और धूल भरी आंधियाँ। इन तीन चीज़ों ने बाबर को बहुत परेशान किया युद्ध क्षेत्र में। इस कारण इन तीनों को बाबर ने अभिशाप कहा भारत का। बाबर ने भारत के चित्रकार बेहजाद का भी उल्लेख किया है। ठीक है, और इसके साथ मैं आपको बता दूं कि बाबर ने एक चांदी के सिक्के जारी किए थे जिसका नाम था शाहरुख। तो इन्होंने शाहरुख नाम से चांदी के सिक्के जारी किए थे, ये इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा मुंबई नामक पद्य शैली की रचना भी बाबर ने की थी, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसके साथ ही यहाँ पर हम बाबर का जो चैप्टर था वो ख़त्म होता है। ठीक है, इसके बाद हम हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे लाइक और शेयर करें हमारे वीडियो को, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिल सके। और सब्सक्राइब करेंगे तो आप जो आने वाले वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।